हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 9 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको डेली शाम को 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन बना है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। और देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या है, उनको निकट की चीज़ें अच्छी दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो इस जो शब्द है उसका उल्टा मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, ठीक है। देखिए, इसका मेन रीज़न क्या है, पक्षियों में जो है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, ठीक है, जो उनको उड़ने में हेल्प करती है। उनकी जो है इसके कारण उनको सांस लेने में परेशानी भी महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, वायुकोश में देखिए कि उनको उड़ने में सहायता करती है। और इस तरह के हम देखते हैं कि ये जो वायुकोश होता है एक तरह थैली की तरह होता है जिसमें हवा होने से उनके शरीर जो है हल्का बना रहता है, ठीक है। और ये उनको सांस लेने में और उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा है 0.03%, ठीक है। देखिए, 78% क्या पाया जाता है, ये हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। और 21% क्या होता है, ये ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो बाकी जो परसेंटेज होती है वो जो है अन्य गैस जैसे आर्गन हो गया और अन्य गैसों का जो मिश्रण जो बाकी परसेंटेज में पाया जाता है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल बहुत फेमस है और इसको ये क्या है, तो देखिए कि ये एक ऐसा विज्ञान है, एक आधुनिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि सजीव प्राणियों के DNA कोड में मौजूद जो जेनेटिक होता है उसका जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी के जरिए जो है इसको परिवर्तित किया जाता है। और देखिए, ये जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा जो है हम जो फसलों के जो रोग है ये सारी चीज़ भी हमसे जो है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। और जो सूखे में हम देखते हैं कि जो पैदा होने वाली फसलों को उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि एक जो है पेड़ में 2 तरह के फल होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल आज यहाँ पे याद आ रहा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जीवाणु को जो नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो पानी है, पानी को भी जो क्लोरीन के द्वारा जो है हम देखते हैं कि इसको साफ़ किया जाता है। और देखिए, इस तरह से जो है हल्की कड़वाहट होती है अगर क्लोरीन से पानी को साफ़ किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। देखिए, क्लोरीन का आपको पता है कि फॉर्मूला जो है इसमें इसका सिंबल है Cl है और जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। और क्लोरीन की खोज किसने की थी, ये जो है कार्ल शीले ने इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। और देखिए, क्लोरीन बहुत सारे औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए कि मलेरिया, खांसी, टाइफाइड, ल्यूकेमिया आदि के उपचार के लिए भी इसमें जो दवाई बनती है उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचने को क्या कहलाता है। तो देखिए, इनकी डायरेक्टली वो एक तरह से हम देखते हैं कि ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बदल जाते हैं और यहाँ पे बीच में वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इनकी सब्लिमेशन कहते हैं। और देखिए, इसमें ये डायरेक्टली ठोस पदार्थ जो है ये भाप में बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और देखिए, ऊर्ध्वपातन होता है कि एक ऐसा रासायनिक क्रिया है जो कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे जो है गैस में परिवर्तित होता है, ठीक है। और देखिए कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो पदार्थ की अवस्था जो है इसमें किसी मध्यवर्ती द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वो लिक्विड में फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन स्वपोषी है, इसमें हमें बताना है कि कौन से स्वपोषी यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है प्रकाश की किरणों में, या जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे है शैवाल एक स्वपोषी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कोई भी ऐसी जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे स्वपोषी और परपोषी में। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम पहुँचते हैं तो हम वहाँ से हम देखेंगे कि जो हम आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है। तो वो देखिए कि काला दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका क्या रीज़न है, जब प्रकाश की किरणें हमारी वायुमंडल में आती है और हमारे इसमें वायुमंडल में जो प्रेजेंट जो धूल कण है वो हमने देखा कि उसमें धूल के कण इस प्रकाश को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, इसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम वायुयान से ऊपर सफ़र करेंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह की जो धूल के कण नहीं होते, जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए कई बार मैंने बताया कि कोई भी एक विशेष जो कोशिका है वो एक समान कार्य करता है, विशेष कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए टिश्यूज़ के बारे में कई बार बताया, और देखिए इसके जो अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम जो है टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और टिश्यूज़ मेनली जो है 4 प्रकार के होती हैं, और देखिए चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके 4 प्रकार हैं ऊतक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो देखिए कौन सा मेटल ऐसा है जो हम देखते हैं चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा ये आकर्षित नहीं होता है, तो वो है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम ये आकर्षित नहीं होता है। और देखिए चुंबक के बारे में बताया था कि चुंबक में हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 होते हैं, और इनके दोनों सिराओं में जो हम देखते हैं कि चुंबकीय की जो आकर्षण शक्ति होता है ज़्यादा होता है, और उसके मध्य में हम देखते हैं कि वो सबसे कम होता है, ठीक है। और एक चुंबक को अगर हम सीधे लटका देते हैं तो वो हम देखते हैं हमेशा नॉर्थ और जो है साउथ में वो ठहरती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें चुंबक के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि जो हमारी आंखों में जो प्रकाश जाती है और वो किसके द्वारा जाती है, एक पतली झिल्ली से होकर जाती है जिसका नाम है कॉर्निया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि एक तरह से एक पारदर्शी भाग होता है और जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और हम देखते हैं कि ये लगभग आँख का लगभग 2/3 भाग ये कॉर्निया का ही होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये फिगर में, ये है कॉर्निया का भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए वॉशिंग मशीन हम देखते हैं कि ये जो है अपकेंद्रण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अलग अलग जो चीज़ें हैं हमारी घरेलू में उपकरण में, उसमें अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग फोर्स अलग अलग सिद्धांत पर वो कार्य करता है। तो ये कार्य करता है सेंट्रीफ्यूज पर काम करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ये फिगर में दिया हुआ कि झूला अगर झूलते हैं तो वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जब उसमें वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े इस तरह से घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैल जो धूल के जो कण है वो बाहर निकल जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसकी देखिए अपकेंद्रण होता क्या है, यदि किसी वस्तु को गोल घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है और उसे बाहर की ओर फेंकता है, और इसी को हम देखते हैं कहते हैं अपकेंद्री बल कहते हैं। और यही बल का एक तरह से जो प्रोसेस है अपकेंद्रण कहते हैं, और ये वॉशिंग मशीन में इस प्रोसेस के ऊपर जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर बहुत ही थोड़े समय के लिए अगर कोई चीज़ काम करता है, कि बल काम करता है किसी वस्तु पर, तो उसको हम कहते हैं आवेग कहते हैं, ठीक है। देखिए और संवेग क्या होता है, देखिए संवेग क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग कहते हैं, ठीक है। तो आवेग हमने देखा कि कोई भी चीज़ें अगर किसी वस्तु पर कोई बल बहुत ही थोड़े समय के लिए लगता है तो उसको आवेग कहते हैं। और संवेग क्या होता है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो देखिए हमें यह बताना है कि वसा यानी कि फैट में कौन सी विटामिन जो है घुलनशील है। तो देखिए विटामिन ए, डी और ई, ये तीनों जो विटामिन है ये वसा में यानी कि फैट में घुलनशील है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है विटामिन के है, ये भी वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर क्या आप लोग चाहते हैं कि
मैंने देखा आप लोग तो बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वन बाय वन मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि मैं सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5 ईयर्स के वो कराना चाहता हूँ। क्या आप लोग अगर ये चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो है यस करके ज़रूर सब लोग बताएं कि यस हम लोग सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन करती, तो कौन से ऐसे हमारी जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स जो हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त उसमें बहता है, तो वो है देखिए कि इनकी पल्मोनरी आर्टरी इनकी जो है जो हमारे फुस्फुसीय धमनी उसमें हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त बहती है। ठीक है, और देखिए डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें या तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या हम देखते हैं कि उसमें ना के बराबर ऑक्सीजन संतृप्त होती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज या फुस्फुसीय धमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका निम्न में से किसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो मानव रक्त है और आंसू दोनों का पीएच वैल्यू यहाँ पे 7.4 होता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें सही होगा। मैंने कई बार चीज़ें बताएं कि पीएच वैल्यू क्या है, इसकी एल्कलिनिटी सैलिनिटी ये सारी चीज़ मैंने बता रखा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको आज कन्फर्म कर दूँ, देखिए कि आप अगर डेली मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ और 30 डेज़ में हम देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा 750 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और लेकिन देखिए हर क्वेश्चन के साथ मैं दो चीज़ें ज़रूर बताता हूँ, तो 2 क्वेश्चन तो इंटू अगर हम 2 करते तो एटलीस्ट 1 महीने में आप 1500 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अगर 2 महीने भी करते तो आप 3000 क्वेश्चंस जो है अच्छे से रट लेते हैं। तो देखिए एक तरह से आप देखेंगे कि अगर इस तरह से 2-3 महीने अगर कर लेंगे तो साइंस के कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से डेली एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में सफल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियासिन की कमी का कारण कौन से रोग होता है। तो देखिए नियासिन की कमी के कारण जो है प्लेग्रा रोग होता है। ठीक है, और देखिए कि जो ये एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें शरीर में विटामिन B3 की कमी अगर होती है तो उस समय हम देखते हैं कि ये रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो दस्त, त्वचा रोग, ये सारी चीज़ें इसमें इस रोग में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण, जिसको हम कहते हैं कि नियासिन भी कहते हैं विटामिन B3 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो देखिए पाचन क्रिया में हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक तरह से देखिए कि एमिनो अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना करना है और एक तरह से हम देखते हैं कि ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं और देखिए एक तरह से ये जैव रासायनिक की जो क्रिया होती है शरीर में उसका संचालन करते हैं। ठीक है, और ये आवश्यकता अनुसार हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसे हमें खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो देखिए हमारी मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। तो देखिए हमारी मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए और जो है शरीर के संतुलन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारा मस्तिष्क जो है जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मस्तिष्क जो हमारी जंतु जो एक तरह से हम देखते हैं, मस्तिष्क इस तरह देखते हैं कि जो पूरी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो है नियंत्रण करता है और इसका एक केंद्र बना रहता है। ठीक है, ये एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को जो है ये जो मस्तिष्क है वो कंट्रोल करती है और इसके जो हमारे आचरण है और इन सारी चीज़ों पर ये नियंत्रण करता है। और मैंने कल भी बताया था कि जो मस्तिष्क है वो एक तरह से हम देखते हैं 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। तो ये मस्तिष्क के 3 अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो देखिए हम जो भी सांस छोड़ते हैं हम कहते हैं इसमें मोस्टली ये सारे CO2 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और कल परसों मैंने बताया था कि यहाँ पे 16% जो है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, O2 की मात्रा 16% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें 4% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अस्तक नियम दिए थे। तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने अस्तक नियम दिए थे। ठीक है, तो ये न्यूलैंड्स जिन्होंने ये अस्तक नियम दिए थे। ठीक है, अब देखिए अस्तक नियम कहता क्या है। तो देखिए अस्तक नियम ये कहता है कि अगर किसी भी तत्व को जो है हम उसके
परमाणु भारों के यानी कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखते हैं यानी कि उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो हर जो 8वां तत्व है अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, ये अष्टक नियम ये कहता है। ठीक है, और इसको प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे नियम है, इसके जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं और वो कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय यानी कि हार्ट के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त को पंप किया जाता है, यानी कि इसको जो है ब्लड जो है बाहर निकाला जाता है, यानी कि फिल्टर किया जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो ये 4.5 लीटर प्रति मिनट एक तरह से ये ब्लड पंप करती है हमारी हृदय यानी कि हार्ट। तो देखिए हार्ट का काम जो है ये हमारी जो रक्त को फिल्टर करने का काम करती है। और देखिए इसमें हमारी जो हृदय बनी होती है एक तरह से हम देखते हैं कार्डियक मसल के द्वारा जो है ये बना होता है। और देखिए कार्डियक मसल जो है ये एक इनवॉलेंट्री मसल यानी कि ऊतक होते हैं, इनकी अनैच्छिक पेशी होती है और जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है और ये पूरे शरीर में इस तरह की जो ऊतक है ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रुधिर यानी कि जो ब्लड है किसके द्वारा छनता है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो हमने अभी कहा कि फिल्टर जो होता है ये एक तरह से हम देखते हैं ये हृदय के द्वारा होता है, लेकिन उसमें हृदय के जो पार्ट है उसमें बोमेन संपुट यानी कि जो इसको कहते हैं कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के द्वारा इसको हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, छनता है। ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये है एक तरह से बोमेन कैप्सूल, इसमें ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड जो है ये सर्कुलेट होता है और छनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो कौन सी ऐसी हमारी जो ऊतक है जिसमें हम देखते हैं कि मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दृढ़तक ऊतक, जिसमें हम देखते हैं कि मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और देखिए कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी में किया जाता है और ऊतक के जो विज्ञान है के जो जनक है वो है विचर्ड। और पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशेष कार्य होता है, ये मैंने कई बार बताया कि ऊतक की जो डिफिनेशन है, एक कोई भी जो चीज़ें हैं हमारे जो सेल है वो अगर विशेष कार्य करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो प्रत्येक ऊतक जो है एक विशेष कार्य करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है। तो देखिए भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमने देखा कि जो मुंह से लेकर एनएस तक हमारी पूरी पाचन क्रिया होती है, जिसमें हम देखा कि मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है और लेकिन हम देखते हैं पूर्ण पाचन हमने देखा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और देखिए इसमें बहुत सारे जो पाचन जो प्रोसेस है उसमें लार ग्रंथियाँ हो गया, हमारी जो लीवर है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, ये सारी चीज़ अब इस फिगर में देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ यहाँ से इस तरह से ये इसमें पार्टिसिपेट करती है और पूर्ण पाचन ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।